नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहते हैं माँ वो अदालत है जहाँ हर गुनाह माफ़ हो जाता है, लेकिन क्या हो अगर वही माँ खुद अदालत के कटघरे में खड़ी हो जाए। इंदौर की एक अदालत में उस दिन अजीब सन्नाटा था। सब अपनी अपनी सीट पर जमे थे। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर आई एक फटी चादर में लिपटी हुई बूढ़ी औरत। किसी ने हंसकर कहा, लगता है भिखारन रास्ता भटक गई है। मगर अगले ही पल पूरा कोर्ट थम गया, क्योंकि सख्त स्वभाव वाले न्यायाधीश अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे। आखिर कौन थी वो औरत जिसके लिए जज झुक गए थे? क्या रिश्ता था दोनों के बीच? दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदौर की सर्द सुबह थी। कोर्ट के विशाल दरवाजे के सामने सड़क पर हल्की धुंध तैर रही थी। चाय वाले की केतली से उठती भाप और अखबार के पन्ने, जैसे हर किसी की अपनी दौड़ लगी हो। लेकिन उसी कोने में गायत्री मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी। फटी चादर में लिपटी, कांपते हाथों में टीन का कटोरा और आंखों में जाने कितनी कहानियां समेटे थी। लोग उसे अम्मा कहते थे, कुछ दया से, कुछ तिरस्कार से। हर दिन ठीक 4:30 बजे वो उसी जगह बैठ जाती। कोई कहता पागल है, कोई कहता भिखारी औरत है, क्या करेगी अदालत के पास बैठकर। लेकिन अम्मा हर दिन उसी दरवाजों को निहारती रहती। कोर्ट नंबर 3 के सामने जैसे किसी का इंतज़ार हो, जैसे कोई अधूरा फैसला अभी बाकी हो। उस दिन इंदौर में एक बड़ा मुकदमा था, शहर का सबसे बड़ा निर्माण घोटाला। हर चैनल के कैमरे उसी कोर्ट के बाहर थे। अंदर जस्टिस राकेश शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठने वाले थे। सख्त, ईमानदार और निष्पक्ष न्यायाधीश, जिसकी हर सुनवाई मिसाल बन जाती थी। 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। वकीलों की बहस, गवाहों की जिरह और कोर्ट में तनाव भरा माहौल। तभी राकेश की नज़र खिड़की से बाहर गई। गायत्री मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी वही बूढ़ी औरत। एक पल को उनकी सांसें थम गई, जाने क्यों आंखें ठहर गई। फिर अचानक उन्होंने अपने क्लर्क से कहा, क्या उस मंदिर के बाहर जो बूढ़ी महिला बैठी है उसे अंदर बुलाया जा सकता है? पूरा कोर्ट हिल गया। वकील एक दूसरे को देखने लगे। पत्रकारों के कैमरे झुक गए। कोई समझ नहीं पा रहा था न्यायाधीश जी ने एक भिखारन को कोर्ट में बुलाने की बात क्यों कही। थोड़ी देर बाद जब दोनों सुरक्षाकर्मी उसे अंदर लेकर आए, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। अम्मा के पांव कांप रहे थे, मगर चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि किसी योद्धा की तरह चली। राकेश ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, मैडम आप यहाँ बैठिए। यह देखकर सब हतप्रभ रह गए। न्यायाधीश एक भिखारन के लिए खड़े हो गए। अम्मा धीरे धीरे बेंच पर बैठी। कोर्ट रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। राकेश ने पूछा, आप रोज़ मंदिर के पास बैठती है, कोई वजह है? अम्मा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ वजह है। यही जगह थी जहाँ मैंने कभी न्याय की कसम खाई थी। पूरा कोर्ट स्तब्ध रह गया। राकेश ने आगे पूछा, आप कौन है? अम्मा ने अपनी फटी चादर से एक पुराना झोला निकाला। उसमें एक वकालतनामा, पुराना पहचान पत्र और कुछ फीके पड़े दस्तावेज थे। मैं थी अधिवक्ता रमा देवी, कभी इस अदालत की ही अधिवक्ता। उनकी आवाज़ टूटी, मगर आंखें अब भी अटल थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। हर कोई उस बूढ़ी औरत को देख रहा था, जो कुछ देर पहले तक भिखारिन कहलाती थी और अब अपने झोले से ऐसे कागज निकाल रही थी जैसे कोई इतिहास दोबारा जिंदा हो रहा हो। न्यायाधीश राकेश शर्मा ने वो फटे हुए दस्तावेज उठाए। उनकी उंगलियां जैसे कांप रही थी। एक बार काउंसिल आईडी कार्ड पर लिखा था, अधिवक्ता रमा देवी, इंदौर जिला न्यायालय। कोर्ट रूम में फुसफुसाहट फैल गई। पत्रकारों के कैमरे क्लिक करने लगे। राकेश ने सिर झुकाया। आंखें पल भर को भर आई। उनके दिमाग में कोई पुरानी याद चमकी। एक कॉलेज के दिन, एक सख्त लेकिन दयालु महिला जो कहती थी, वकालत अगर इंसानियत के लिए नहीं तो फिर यह सिर्फ कारोबार है। राकेश वही युवा छात्र था और वह महिला उसकी प्रेरणा, रमा देवी। वो खुद से बुदबुदाए, आप तो मेरी गुरु थी। अम्मा की आंखों में हल्की पहचान उभरी, लेकिन चेहरे पर कोई अभिमान नहीं।
वो बोली, समय ने सब मिटा दिया बेटा, नाम भी पहचान भी। राकेश ने धीमी आवाज में पूछा, आप इस हालत में यहाँ क्यों? क्या हुआ था आपके साथ? अम्मा ने एक लंबी सांस ली, जैसे सीने में दबे ज्वालामुखी को बाहर निकाल रही हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि न्याय की देवी बनते बनते खुद कटघरे में खड़ी हो जाऊंगी। वो बोली, मेरी एक बेटी थी प्रीति, पढ़ी लिखी समझदार पर सपनों में अंधी। उन्होंने पुराने समय की एक झलक सुनाई। एक छोटा सा घर, दीवारों पर किताबें। सुबह सुबह अम्मा कोर्ट जाती और शाम को प्रीति के लिए खाना बनाती। वो कहती, बेटी कानून सिर्फ किताब नहीं, जिम्मेदारी है। प्रीति मुस्कुराती, मगर अंदर कहीं और कहानी चल रही थी। एक दिन प्रीति एक बड़े बिल्डर के साथ काम करने लगी। पैसा, शानो शौकत और महंगी गाड़ी, धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। वो कहने लगी, माँ जिंदगी में सिर्फ ईमान से कुछ नहीं होता। रमा देवी समझती, ईमान ही वो पूंजी है जो अदालत में बिकती नहीं। लेकिन फिर एक सुबह दरवाजे पर पुलिस आ गई। आपको गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर ने कहा। 2006 के निर्माण घोटाले में आपका नाम है। अम्मा हैरान रह गई, मेरे नाम पर? पता चला सभी कागजात, बिल्डर के अनुबंध और दस्तावेज उन्हीं के नाम पर थे। राकेश ध्यान से सुन रहे थे। पूरा कोर्ट खामोश। कोई वकील अब बहस नहीं कर रहा था, कोई पत्रकार अब नोट नहीं ले रहा था। अम्मा ने आगे कहा, मैं कुछ समझ पाती उससे पहले सब कुछ जब्त हो गया। घर, दुकान, नाम और वो बेटी जिसके लिए मैंने सब सहा, वो गायब हो गई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोर्ट ने सजा दी और जिंदगी ने पहचान छीन ली, मगर मैं चुप रही क्योंकि मैं चाहती थी मेरी बेटी बच जाए। राकेश की आंखों में नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को दोषी ठहरा दिया? अम्मा ने सिर हिलाया, हाँ बेटा। माँ हार गई, मगर कानून नहीं। वो चुप हो गई और उसी क्षण राकेश ने अपनी हथेली से मेज थपथपाई। यह केस यही खत्म नहीं होगा। उनकी आवाज़ में आदेश नहीं, कसम थी। अगले ही पल उन्होंने कहा, इस केस की पुरानी फाइलें दोबारा खोली जाए और प्रीति शर्मा को कोर्ट में पेश किया जाए। पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह गया। अब खेल पलट चुका था। कोर्ट की कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी, लेकिन पूरे इंदौर में अब सिर्फ एक ही खबर थी। भिखारी निकली पूर्व अधिवक्ता रमा देवी। अगले दिन सुबह सुबह शहर के हर अखबार की पहली सुर्खी वही थी। लोगों की निगाहें अब मंदिर के बाहर बैठी उस औरत पर बदल चुकी थी। कल तक जिसे देखकर लोग मुंह फेर लेते थे, आज वो लोगों के दिलों में एक सवाल बन चुकी थी, क्या हमने सच में एक निर्दोष को भिखारी बना दिया? उस सुबह जब राकेश अपने चेंबर में बैठे फाइलें पलट रहे थे, उनकी आंखों के सामने रमा देवी का चेहरा घूम रहा था। वो चेहरा जो एक समय में उनकी गुरु था, आज दुनिया के तिरस्कार के बीच एक पत्थर सी मजबूत से खड़ा था। उन्होंने डायरी खोली। पन्नों के बीच एक पुराना नोट गिरा। रमा देवी की लिखावट में बस एक पंक्ति थी, अगर वकालत को तुम इंसान की आवाज़ मानोगे तो हर फैसला तुम्हें इंसान बना देगा। राकेश की उंगलियां कांप उठी। उन्होंने फ़ोन उठाया। क्लर्क, उस केस की पुरानी फाइल, FIR कॉपी और गवाहों के बयान मंगवाओ। आज से ये केस मैं खुद देखूंगा। उधर मंदिर के बाहर अम्मा शांत बैठी थी। धूप उनके सफ़ेद बालों को सुनहरी बना रही थी। एक छोटी लड़की पास आई। अम्मा ये पानी। अम्मा मुस्कुराई, धन्यवाद बेटा। वो वही लड़की थी जो रोज अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजरती थी। आज पहली बार उस भिखारन से बिना डर के बात की थी। अम्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, बच्ची, जब कोई तुझसे कहे कि सच हार गया तो मुस्कुरा देना, क्योंकि सच कभी मरता नहीं। पास ही पत्रकार अपने कैमरा में उनका हर पल कैद कर रहे थे, लेकिन अम्मा को परवाह नहीं थी। वो अपने भीतर के खालीपन में कुछ ढूंढ रही थी, शायद अपना नाम या वो बेटी जिसने उन्हें मिटा दिया था। फ्लैशबैक। जेल के दिन रमा देवी का चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ। कैद खाने की दीवारें, लोहे की सलाखें और एक टीन की प्लेट में रखा सूखा रोटी का टुकड़ा। बगल की कैदी पूछती, तू वकील थी ना? अब कैसी लग रही है ये दुनिया? रमा देवी हंसकर कहती है, दुनिया वही है बहन, बस मेरी पहचान बदल गई है।
वो जेल में भी औरतों को कानून सिखाती थी, किसी का तलाक, किसी की ज़मीन, किसी का गुमशुदा पति। उनके पास पेन नहीं था, पर कानून अब भी उनके ओठों पर था। सेक्शन 125 औरत का हक याद रखना वो रोज़ दोहराती। एक दिन जेलर ने कहा, रमा देवी तुम्हारी बेटी मिलने आई है। उनकी आंखें चमक उठी। वो दौड़कर बाहर आई, लेकिन दरवाजे पर सिर्फ एक चिट्ठी थी, प्रीति की लिखावट में बस 2 पंक्तियाँ। माँ, मैं अब इस शहर से जा रही हूँ, मुझे भूल जाओ, तुम मेरी कहानी का हिस्सा नहीं रही। उस दिन रमा देवी रोई नहीं, वो बस दीवार से टिक कर बोली, अगर बेटी को पाने के लिए मुझे कानून छोड़ना पड़े तो मैं आज भी माँ बनकर हार मानती हूँ। वर्तमान में लौटते हुए कोर्ट की नई तारीख तय हो चुकी थी। केस नंबर 453 2006 रमा देवी बनाव राज्य सरकार। अभियुक्त प्रीति शर्मा अनुपस्थित। जस्टिस राकेश ने आदेश दिया, अगर वह अगले 7 दिन में उपस्थित नहीं होती तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। खबर आग की तरह फैली। शहर के सड़कों पर वही सवाल, क्यों बेटी अब सामने आएगी? क्या माँ और बेटी आमने सामने होंगी? शाम को जब अम्मा वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, राकेश खुद वहां आए। कोई औपचारिकता नहीं, कोई दूरी नहीं। उन्होंने उनके पास बैठकर धीरे से कहा, अम्मा डरिए मत, अब इस केस का फैसला सच करेगा। अम्मा मुस्कुराई, बेटा मैं अब डर से नहीं, इंसाफ से जीती हूँ। और तू वही बच्चा है जिसने एक बार कहा था मुझे कानून नहीं इंसान बनना है। आज तू वही बन गया है। उनकी आंखें झलक आई। धूप की आखिरी किरण उनके झुर्रियों पर पड़ी और वो चेहरा अब किसी भिखारन का नहीं, बल्कि न्याय की देवी का प्रतीक था। 7 दिन बीत चुके थे। इंदौर की हवा में अजीब सा तनाव था। कोर्ट परिसर के बाहर भीड़ उमड़ रही थी। पत्रकार, वकील, छात्र, आम लोग सब उस ऐतिहासिक सुनवाई को देखने आए थे, जहां एक माँ और एक बेटी आमने सामने होने वाली थी। कोर्ट रूम के भीतर जस्टिस राकेश शर्मा अपनी सीट पर बैठे थे। उनके सामने रमा देवी शांत मुद्रा में थी, फटी साड़ी, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो एक समय उन्होंने दूसरों को दिया था। दरवाजा खुला और अंदर आई एक औरत ब्रांडेड सूट में, ऊंची एड़ी के जूते, आंखों पर चश्मा, पर चेहरे पर झुकाव, बोझ और ग्लानि। वो थी प्रीति शर्मा। एक पल के लिए पूरा कोर्ट रूम स्थिर हो गया। कैमरों की फ्लैश चमक उठी और पत्रकारों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। अम्मा ने बस सिर उठाकर देखा। माँ की आंखें अपनी बेटी को देखती है, नफरत नहीं, बस एक लंबी चुप्पी से भरी ममता। और बेटी ने पहली बार उन आंखों को देखा जिन्हें उसने सालों पहले छोड़ दिया था। राकेश ने धीरे से कहा, अभियुक्त प्रीति शर्मा, क्या आप जानती हैं कि आपकी माँ अधिवक्ता रमा देवी को 2006 के निर्माण घोटाले में दोषी ठहराया गया था? प्रीति की सांसें तेज हो गई। वो झुक गई। जी जानती हूँ। और क्या आप यह भी जानती हैं कि सारे दस्तावेज, अनुबंध और लेन देन आपके माँ के नाम पर थे? जी। उनकी आवाज़ टूटने लगी। वो सब मैंने करवाया था। कोर्ट में हलचल मच गई। राकेश ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। सच बोलिए प्रीति, आपने अपनी माँ के नाम पर वो दस्तावेज क्यों रखे? प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री खराब थी। बैंक मुझसे डील नहीं करते थे, इसीलिए मैंने माँ के सिग्नेचर नकली कर दिए। वो भरोसा करती थी मुझ पर और मैंने वही भरोसा तोड़ दिया। अम्मा की आंखों से आंसू गिरकर उनके पुराने दस्तावेजों पर पड़े। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बस हथेली से अपने बेटी की ओर इशारा किया, जैसे कहना चाह रही हो, तू कब तक अपने भीतर को सजा देगी बेटी? राकेश ने गंभीर स्वर में कहा, क्या आप जानती है आपकी इस हरकत के कारण एक निर्दोष औरत ने अपनी जिंदगी जेल में बिताई है? क्या आप यह भी जानती है कि वो औरत आपकी माँ है? प्रीति रो पड़ी, घुटने पर गिर गई। हाँ माय लॉर्ड, जानती हूँ। और अब मैं जानती हूँ कि सज़ा मुझे मिले, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी माँ को नहीं, इंसानियत को धोखा दिया। पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा, हर आंख नम थी। जस्टिस राकेश ने गवेल थपथपाई और कहा, यह अदालत इस केस का फैसला आरक्षित रखती है। कल सुबह 11 बजे निर्णय सुनाया जाएगा। रात का समय। अम्मा कोर्ट की दीवार के पास बैठी थी। प्रीति उनके पास आई। उनके हाथों में एक थर्मस था। चाय बना लाई हो माँ?
अम्मा ने कुछ नहीं कहा। प्रीति उनके पास बैठ गई। माँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। अम्मा ने एक लंबी सांस ली। बेटी, माफ़ी तो तब दी जाती है जब किसी ने गलती मान ली हो। तूने आज वो कर दिखाया जो सालों से कोई हिम्मत नहीं कर पाया। उन्होंने उनकी हथेलियाँ थामी। तूने मुझे जेल भेजा था, पर आज तूने मुझे वापस जीने का हक दिया। प्रीति ने सिर उनकी गोद में रख दिया। वो पल मानो सारा शहर थम गया हो। एक माँ की गोद में इंसाफ का दिल धड़क रहा था। अगली सुबह कोर्ट हाउस पूरी तरह से भरा हुआ था। हर किसी की निगाहें राकेश पर थी। उन्होंने फैसला पढ़ा। अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और स्वीकारोक्तियों के आधार पर श्रीमती रमा देवी निर्दोष घोषित की जाती है। उन्हें वकालत का लाइसेंस दोबारा प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार 25 लाख रुपए की मानहानि राशि देगी और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेगी। कोर्ट में तालियां गूंज उठी। अम्मा की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान। जैसे सालों की तपस्या आज फल गई हो। प्रीति उनके पैरों में झुकी। माँ, अब मैं कैसे जीऊँगी इस अपराध के साथ? अम्मा ने कहा, गुनाह को मिटाना चाहती है तो किसी और को वो गलती करने से रोक दे। इंसाफ अब तेरी भीतर से शुरू हो। उस दिन कोर्ट के बाहर भीड़ उमड़ आई। लोग कह रहे थे वो भिखारन नहीं, इंसाफ की देवी है। जस्टिस राकेश चुपचाप उनके पास जाकर बोले, अम्मा, मैंने आज कानून का नहीं, कर्ज का फैसला किया है। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने कर्ज नहीं चुकाया, इंसाफ को फिर से जिंदा किया है। धूप में झिलमिलाती उनकी आंखें अब किसी आम इंसान की नहीं थी। वो अब एक प्रतीक बन चुकी थी, सच की लौ जो हर अन्याय के अंधेरे में जलती रहेगी। फैसले के बाद इंदौर शहर में हलचल मच गई थी। टीवी चैनलों पर वही खबर गूंज रही थी, निर्दोष साबित हुई अधिवक्ता रमा देवी। बेटी ने अदालत में किया स्वीकार। लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा होते, कोई फूल देता, कोई पानी, लेकिन अम्मा के चेहरे पर ना कोई उत्साह था, ना बदले की खुशी, बस एक शांति। वो शांति जो आंसुओं से होकर गुजरती है। शाम का वक्त था। कोर्ट के बाहर की सीढ़ियों पर वही दो औरतें बैठी थी, एक माँ और एक बेटी। प्रीति ने धीरे से कहा, माँ, अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। रमा देवी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें कोमल थी लेकिन दूर थी। बेटी, घर तो लौट सकती है तू, लेकिन विश्वास की दहलीज पर अभी तेरा कदम नहीं पड़ा है। प्रीति की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, क्या मुझे कभी माफ़ कर पाओगी? रमा देवी बोली, माफ़ी दे दी मैंने, पर भूल नहीं पाई। माफ़ी दिल से निकलती है, पर भरोसा वक्त से लौटता है। फिर दोनों चुप हो गई। सामने मंदिर की घंटी बजी। अम्मा ने धीरे से कहा, चल, अब देर हो गई, कल से नया काम शुरू करना है। अगले दिन इंदौर लाइसेंस का पुराना हॉल, टूटी कुर्सियाँ, झाड़ धूल भरे फाइल रैक और दीवार पर सफ़ेद पेंट की नई परत। दरवाजे पर बड़ा बोर्ड टंगा था, न्याय की लौ, रमा देवी लीगल एंड सेंटर। यह वही जगह थी जहां अब गरीब बेसहारा औरतें मुफ्त में कानूनी सलाह पा सकती थी। रमा देवी हर सुबह वही बैठती और उनके बगल में एक नई वकील, प्रीति शर्मा। लोग जब आते तो रमा देवी उन्हें नहीं बताती कि वो उनकी बेटी है। वो बस कहती, यह मेरी सहायक है, सीख रही है कि कानून सिर्फ किताब नहीं, इंसान की आवाज़ है। धीरे धीरे प्रीति हर केस में अपनी माँ की तरह लड़ना सीखने लगी। वो औरतें जिनके पास पैसे नहीं थे, वो अब कहने लगी, अम्मा और दीदी आएंगी तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हर शाम जब ऑफिस बंद होता, रमा देवी पूजा के दिए के सामने बैठकर धीरे से कहती, भगवान, मुझे ताकत देना कि मैं फिर से किसी का भरोसा बनने लायक रहूं। एक दिन मीडिया फिर पहुंची। पत्रकार ने पूछा, अम्मा, क्या आपने अपनी बेटी को पूरी तरह माफ़ कर दिया? रमा देवी मुस्कुराई, माफ़ी दी है, मगर सज़ा नहीं छीनी। उसे अब वही काम करना है जो मैंने अधूरा छोड़ा था, निर्दोषों के लिए लड़ना। प्रीति पीछे खड़ी थी, सुन रही थी, पर कुछ बोली नहीं। उसके हाथों में वही पुराना फाइल कवर था, माँ का पहचान पत्र, जो अब फ्रेम में लगाया जाने वाला था। वो झुकी और बोली, माँ, अब मैं आपकी छाया नहीं, आपकी आवाज़ बनना चाहती हूँ। रमा देवी ने हल्के से उसका चेहरा छुआ। आवाज़ तो बन गई है तू, अब सच को अपना मंदिर बना ले। साल भर बाद
इंदौर कोर्ट के बाहर एक दीवार पर एक नई पट्टिका लगी, श्रीमती रमा देवी शर्मा, जिन्होंने न्याय को फिर से मानवता बनाया। लोग रोज वहाँ फूल रखते और मंदिर की सीढ़ियों पर अब भी वही चाय वाला बैठा था। कहता था, कभी एक अम्मा यही बैठती थी, वो कहती थी सच लौटेगा, और सच सचमुच लौट आया। यह कहानी सिर्फ एक माँ बेटी की नहीं, यह उस हर इंसान की है जिसने सिस्टम से ज़्यादा खुद पर भरोसा किया। रमा देवी ने दिखाया कि न्याय किताबों में नहीं, आत्मा से निकलता है, और माफ़ी तब पूरी होती है जब अपराधी बदलने की ठान ले। प्रीति आज भी हर नए केस के लिए अपनी माँ की तस्वीर के आगे दीपक जलाती है और कान में वही आवाज़ सुनाई देती है, बेटी सच देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरी दुनिया को आईना दिखा देता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से लिखना, और आप कौन से शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं ये भी लिखना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।